Hi, your success depends on how well you manage three things: your time, your energy, and your focus. Today is 13th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Which bank was inaugurated by Mahatma Gandhi ji in 1919? The answer is Union Bank of India. Expand the term EMI as used in banking. EMI stands for Equated Monthly Installments. Imperial Bank of India, after its nationalization, came to be known as State Bank of India. लिबोर का मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट. इसी से मिलता जुलता होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, मिबोर. एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व इम्प्लीमेंटेड बाय नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. जादूगोड़ा माइंस है झारखंड में ये फर्स्ट यूरेनियम माइन है इंडिया की. आज के सवाल है, विच लोकल विंड इज नोन एज डॉक्टर विंड. डॉक्टर विंड किस लोकल विंड को बोलते हैं? What is condensation of water vapor in air in form of water droplets or ice is called? Geographic term क्या है? Which is the longest river system in Canada? What is the scientific study of earthquakes called? Kanto Plain is located in which country? What is the effect of rotation of earth on the direction of the winds called? ये जो rotation होता है नॉर्दर्न साउदर्न में ऐसे rotation, ये जो इफेक्ट है उसका टर्म कौन सा है, कौन सा फोर्स है, दिस टर्म. सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर टुडे, 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है एग्जॉर्ट. एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना. स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग, समझाना. वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई. कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, एक्यूरेसी. प्रिलूड, प्रिलूड मतलब मेन इवेंट के पहले होने वाले एक्शंस. An action or event serving as an introduction to something more important, प्रस्तावना. Exonerate का मतलब होता है release someone a duty or obligation, मुक्त करना. Approbation का मतलब होता है प्रशंसा, approval और praise. So these are vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary रखना बहुत ज़रूरी है. आज के टॉपिक्स हैं, आज नए चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के. यूएस ओपन 2021 के ये अपडेट्स हैं, न्यू विनर्स. यूथ शुड बी अवेयर ऑफ सोशल रियलिटीज एंड चैलेंज, सीजेआई ने कहा. देन दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ एथिक्स. आज हम पढ़ते हैं यमुना रिवर के बारे में. क्लींजिंग द यमुना, अ स्टोरी ऑफ मिस्ड डेडलाइन. हम देखेंगे यमुना का पूरा कोर्स, इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज और इसमें पॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है. चांदनी चौक का रिवैम्प हुआ है और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्बन प्लानिंग का. इस अर्बन प्लानिंग में हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं हमारी, उसको मॉडर्नाइज किया जाए. तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. विल टॉक अबाउट सर्टेन पॉइंटर्स. अर्बन डेवलपमेंट. Global war on terror with no tangible results. What the Q1 GDP numbers say, not dropping the ways. Then this is LCA Mark II, Light Combat Aircraft Mark II, तेजस. इसका नया डिज़ाइन अप्रूवल हो गया है, फिक्स हो गया है. हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, ये स्टेल्थ फीचर कैसे वर्क करता है, विल टॉक अबाउट इट. 5th जनरेशन एयरप्लेन. नेटग्रिड फाइनली लाइट ऑफ डे देख रहा है. सऊदी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं. विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग. आज हम पढ़ते हैं रिवर्स की टर्मिनोलॉजीज की. रिवर का पूरा स्टेजेस क्या होते हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज. और इसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, दीज आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड दीज आर ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स. रिवर. दिस इज CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज़ है, गुजरात के आप नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपका नाम है भूपेंद्र पटेल. सो दिस इज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टेकिंग ओवर. देन दिस इज नियरली 16 लाख स्टूडेंट्स राइट नीट. नीट का भी एग्जामिनेशन हुआ. अगेन जो थ्रेट था वो था कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स एंड बिहेवियर को फॉलो कराना.
स्टूडेंट्स की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर लेस देन 18, मतलब वो वैक्सीनेटेड नहीं है. So examination was held in more than 3,800 centers across India and abroad. So this is NEET examination. ये यूएस ओपन है. यूएस ओपन के ये दोनों नए चैंपियंस बने हैं. यूएस ओपन मैन का भी रिजल्ट आ गया है. जोकोविक ग्रैंड स्लैम गोल्डन कंप्लीट नहीं हुआ, और ये विमेन चैंपियन है. शी इज ऑल्सो न्यू चैंपियन. शी इज ओनली 18 ईयर ओल्ड, एमा, और डिफीट किया 19 ईयर ओल्ड दिस लैला. सो दिस इज यूएस ओपन्स विमेन्स टाइटल ऑन सैटरडे. एक्सेलेंट. तो न्यू चैंपियंस यहाँ पे हमें मिले हैं. ये न्यू चैंपियन है. जोकोविक को हराया, मेडवेडेव. एक्सेलेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, विच इज यूथ शुड बी अवेयर ऑफ सोशल रियलिटीज एंड चैलेंजेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पिछले कुछ टाइम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए, लाइक बैकलॉग ऑफ जो जजेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, इसको कैसे कंप्लीट करें. जजेस के अपॉइंटमेंट वैकेंसी में जो बैकलॉग है उसको कैसे कंप्लीट करें. सेकंड, आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया था, ये जो कम्युनल कंटेंट बनाने की कोशिश की जाती है टीआरपी के लिए, ये हमारी सोसाइटी को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. टीआरपी इज नॉट एवरीथिंग. कम्युनल कंटेंट और जो हेट्रेड वगैरह है, वी नीड टू चेक ऑन दिस. थर्ड जो अब इन्होंने बोला है, वो बोला है यूथ शुड बी अवेयर ऑफ सोशल रियलिटीज एंड चैलेंजेस. ये जो यूथ होता है, अगर हम हिस्ट्री पिक करें तो जो चेंजेस होते हैं ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर दिस यूथ है. यूथ नए थॉट्स लाता है, नए एक्शंस लाता है, नई जो चीज़ें हैं, नया इनोवेशन है, फ्रेश एनर्जी लाता है सिस्टम में. सो दैट इज़ वाई यूथ में ह्यूज पोटेंशियल है. बट ये जो यूथ है, ये रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, अकाउंटेबल भी होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए. उसको अवेयर होना चाहिए सोशल रियलिटीज़ और क्या चैलेंजेस अभी हमारी कंट्री फेस कर रही है. तो उसका यूथ है वो फिर कंट्री के काम आएगा. एनी चेंज इन नेशंस ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम इट्स यूथ एंड देयर पार्टिसिपेशन. These are some very good pointers for essay and ethics. Any change in the nation's trajectory always stems from its youth and their participation. चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अभी स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो दिया था, रिलीजन पार्लियामेंट में जो एड्रेस दिया था, उसको बिहाफ में, उसके बैकड्रॉप में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं. तो आपने ये कहा, विवेकानंद जी ने भी कोट किया था, सेट द यूथ डिड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस ईदर टू देमसेल्व्स और अगेंस्ट अदर्स. सो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करना है. दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर आइडियल्स. दे वर नॉट ओनली सेल्फलेस बट ऑल्सो एडवेंचरस. सो ये जो एडवेंचरस होता है ना, इससे हम नई चीज़ों की तरफ आते हैं. नई थॉट प्रोसेस आती है, समथिंग न्यू, एडवेंचरस एंड सेल्फलेस. They were willing to sacrifice for the cause they believed in. It is this is unadulterated minds, in this unadulterated minds and pure hearts which form the backbone of our nation. So it is this unadulterated minds and pure hearts which form the backbone of our nation. These things we all need to understand. The true essence of religion was the common good and tolerance. रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन कभी भी रॉन्ग के लिए एनकरेज नहीं करता है. रिलीजन है फॉर कॉमन गुड एंड टॉलरेंस. रिलीजन शुड बी अबव सुपरस्टिशंस एंड रिजिडिटीज. इन दो चीज़ों से ऊपर उठना है, सुपरस्टिशंस एंड रिजिडिटीज, और ये काम यूथ बड़े अच्छे से कर सकता है. सो रिमेंबर, any change in the nation's trajectory always stems from its youth and their participation. It is for you to build the ideal nation and society that you desire to witness. So what you have to do, you have to build. तो ये 128th एनिवर्सरी थी हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस स्वामी विवेकानंद जी का. हम एथिक्स में जो चैप्टर इंक्लूड किया गया यूपीएससी में, और इन जनरल आर्म्ड फोर्सेस में भी, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, कॉरपोरेट्स में भी, एवरीवेयर, ये जो एथिक्स होते हैं ना, ये हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं, वैल्यूड होते हैं. ये एथिक्स, एथिकल बिहेवियर आपको बड़ा हेल्प करेगा इन योर करियर प्रोग्रेस, इन योर लाइफ, एवरीवेयर. सो ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं,
इनको इसीलिए इंक्लूड किया गया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ह्यूमन वैल्यूज कैसी होती है, जैसे यूनिटी हुआ, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री हुआ, पीस हुआ, टॉलरेंस हुआ, कंपैशन हुआ। ये मेयर वर्ड्स नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन वर्च्यूज। अब जैसे GS1 2014 का सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज और एथिक्स से आप क्या समझते हो, वैल्यूज क्या है और एथिक्स क्या है, इनकी डेफिनेशन बताइए। In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? तो केवल ethical होने से भी काम नहीं चलेगा कि you are very good, very ethical, excellent. No, you have to be professionally competent. आप जो भी काम कर रहे हो वो काम करना आना चाहिए, competency भी होना चाहिए। Ethical alone रहना is not a sufficient condition. You have to be competent, और competent होने के साथ साथ ethical भी होना चाहिए। So these two are the desired क्वालिटीज, कॉम्बिनेशन इन दोनों का होना चाहिए। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें एथिक्स में आप एथिकल व्यू पॉइंट बताओ अपना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन दोनों शब्दों से। एथिक्स में कुछ थ्योरी लिखने के साथ साथ हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए। एग्जाम्पल्स जैसे आप रैंडम खुद के बनाए केस स्टडीज या कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो इसमें जो डिफिकल्टीज आई माइग्रेंट वर्कर को, पेशेंट्स को, एनीथिंग, क्या आपने वहाँ पे कोई एथिकल एंगल लिया। इस टाइप से कुछ कुछ आप टेम्पलेट्स बनाओ, सोचो कि कहाँ पर जो एथिक्स की जो थ्योरीज है उसका मैं एप्लीकेशन डाल पाऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन होगा ना, ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड होगा। सो दिस विल टेल मोर अबाउट योर थॉट प्रोसेस, सो विच इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें भी कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। और जो सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, जैसे ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनके आसपास सोचने की कोशिश करिए। ओके, नाउ दिस इज क्लीनिंग द यमुना स्टोरी ऑफ मिस्ड डेडलाइन। यमुना की जो रिवर है, अब यहाँ पर भी हम एनवायरनमेंट एथिक्स ला सकते हैं। यमुना रिवर बड़ी सॉरी कंडीशन में है। यमुना पूरी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और यमुना पॉल्यूशन का नंबर 1 कॉज है ये शहर जिसका नाम है दिल्ली। ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो दिल्ली के पास आता है, मैक्सिमम पॉल्यूशन यहाँ पे होता है यमुना रिवर का। और ये बात बहुत टाइम से आ रही है, यमुना एक्शन प्लान आ रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने प्लान्स भी लगाए थे, जिससे कल हमने पढ़ा था टेक्सटाइल डाई का जो सीवेज वाटर है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान भी लगे हैं यहाँ यमुना के पेरिफेरी में। बट अगेन नो यूज़, यमुना की जो स्टोरी है वो अभी भी सॉरी है। लेट अस टॉक अबाउट यमुना। तो यमुना जो रिवर है ये फ्लो करती है उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे यमुना नगर है, नई दिल्ली है, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ पर, बंदरपूछ पीक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। तो यमुनोत्री से निकलती है दिस यमुना रिवर, ये कोऑर्डिनेट्स है। इसका जो ये ट्रिब्यूटरी गंगा की है, तो ये अपना पानी लाके ट्रिब्यूटरी देती है गंगा रिवर में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। यहाँ महाकुंभ लगता है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। तो एक रिवर तो गंगा हो गई, दूसरी रिवर यमुना हो गई, फिर त्रिवेणी क्यों बोल रहे हैं, थर्ड रिवर का नाम क्या है आप बताओ। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर, दिस इज एरिया, और ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। अब जैसे जो यमुना है वो तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यमुना की भी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। लेफ्ट मतलब यमुना का फ्लो ये है, यमुना का फ्लो अगर ऐसे है तो वो लेफ्ट से आ रही है, राइट मतलब राइट से मर्ज हो रही है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है टोंस, हिंडन, हनुमान गंगा, ससुर, खाडेरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गिरी, बागयान, चंबल, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, अपसी। जैसे ये यमुना का आप देखो मैप, यमुनोत्री से ऐसे निकली है ना, और यहाँ से गंगा निकल रही है, तो यहाँ से बहुत कम रिवर आएगी। दैट इज वाई ये जो बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये कम है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कम है। मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिकॉज जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ की सारी रिवर्स है वो सब आ रही है यमुना में, और फिर यमुना इस रिवर को लेके जाती है पानी को और मिलाती है गंगा में। ओके, सो दैट इज वाई ये जो पूरा इकोसिस्टम है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी,
जैसे देखिए ये बनास रिवर राजस्थान से आ रही है, ये चंबल रिवर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 3 बड़े बांध बने हुए हैं, दिस इज चंबल रिवर, मंदसौर, नीमच, कोटा। फिर ये काली सिंध है, ये पार्वती रिवर, सिंध रिवर, बेतवा और केन, इन दोनों को इंटरलिंकिंग की बात है, केन एंड बेतवा, केन एंड बेतवा। और इस तरीके से ये इलाहाबाद प्रयागराज जाएगी और दिस गंगा में मिल जाएगी, यमुना रिवर। ओके, सो दिस इज यमुना। अब प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के दो पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं, दो सोर्सेज हो सकते हैं, नॉन पॉइंट और पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब जिसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे इस फैक्ट्री से पॉल्यूशन आ रहा है या इस ट्रीटमेंट प्लांट से पॉल्यूशन आ रहा है, सो दिस इज पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं जैसे बहुत बड़ा खेत है, खेत में फर्टिलाइजर्स डाला, फर्टिलाइजर फिर पूरा बह के रिवर में मिल रहा है। ये रूरल होम्स हैं, सिटी के स्ट्रीट्स हैं, सब अर्बन डेवलपमेंट्स हैं, तो जितना भी कचरा है वो सब जाके मिलता है रिवर में, तो रिवर पॉल्यूशन तो होना बनी बात है। तो इसलिए हम अगर रिवर पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं तो ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को करेक्ट करना ज़रूरी है। ये जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट इसमें मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, तो एक तो पॉल्यूटेंट सोर्सेज हैं उसको कम करें। दूसरी बात, ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी अगर तेजी से बहता है तो वो सब जंक को बहा के ले जाएगा, बट अगर फ्लो ऑफ वाटर कम है तो उससे क्या होगा? पानी अपने आप खुद को करेक्ट नहीं कर पाता है, फ्लो कम है, तो फ्लो ऑफ वाटर भी मेंटेन करना ज़रूरी है। प्लस एनक्रोचमेंट हो रहा है इसके रिवर बेड्स पे, दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन। रिवर यमुना अभी भी करेक्ट हो सकती है, बट द पॉइंट इज इसमें ऑल राउंड एफर्ट वॉर फुटिंग पे डालना है, वरना यमुना इस टाइप की पॉल्यूटेड ही रहेगी। और इससे क्या होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर इंडी एंड दिल्ली वाले ही पी रहे हैं, तो दिल्ली में भी दिस वाटर बोर्न डिसीजेस ज़्यादा हो रही है, सीवेज प्रॉब्लम ज़्यादा है, हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है। सो यमुना को प्योर रखना, यमुना को अनपॉल्यूटेड रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ASI इज नोवल वे टू मेक डायरी एंट्रीज इन हिंदी ईजियर। कैसे? डिक्टेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स भी बड़े अच्छे हो गए हैं, गूगल भी बड़ा अच्छा हो गया है। यू जस्ट से और गूगल उसको राइट कर देता है, डिक्टेट करो और गूगल उसको सब टाइप वाइप कर देता है। सिरी इज ऑल्सो वेरी गुड, सो ये यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इन्हें। दिस इज फीडिंग फ्रेंजी, मोटरिस्ट फील्ड्स फीड्स पिजन्स ऑन रोड जंक्शंस इन दिल्ली। देयर नाइट टूरिज्म एट रिवैम्ड चांदनी चौक ऑन द कार्ड्स। तो ये है चांदनी चौक और इस पूरे स्ट्रेच को रिवैम्प किया गया है। ये एक्चुअली पुरानी दिल्ली है, तो यहाँ कंजेशन बहुत है, सब ओल्ड स्टाइल है, तो इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए वो इंफ्रा तैयार नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड किया गया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर है, थीम है, वो भी चेंज नहीं हो। तो ये जो रिवैम्ड चांदनी चौक है ना, ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, केस स्टडीज में बार बार आप मेंशन करो उसे, अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रा अपग्रेडेशन कैसे करना है, जैसे चांदनी चौक में किया। तो ये ब्यूटीफाई भी किया है, प्रैक्टिकल भी बनाया गया है, टिल मिडनाइट यहाँ पे शॉप्स भी ओपन होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छा होगा, ये सब चीज़ें हैं। मूवमेंट ऑफ व्हीकल रिस्ट्रिक्ट होगा 9 से 9। कई बार हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ पॉइंट्स बताने पड़ते हैं कि कंजस्टेड एरिया में हम क्या फैसिलिटीज़ करें, क्या डिसीजंस लें। तो ये जो है ना, ये रेडीमेड पॉइंट्स हैं, रेडीमेड पॉइंट्स हैं कि जैसे करोल बाग वगैरह में भी रिस्ट्रिक्शन करो 9 से 9 PM, बिकॉज वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत है। रोड में फैसिलिटीज़ लाओ लाइक टॉयलेट, वाटर, ATM, डस्टबिन, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये होना चाहिए रोड के अलोंग विद हर मार्केट में, हर मेजर इंपॉर्टेंट दिस जहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है पीपल का, टॉयलेट्स, वाटर, ATMs हो, डस्टबिन्स हो। प्रोविजन मेड फॉर यूनिसेक्स टॉयलेट्स एंड रैम्प्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, ये एंगल भी सोचना जरूरी है। दिव्यांग फ्रेंडली टेक्टाइल फ्लोरिंग है। स्ट्रीट फायर हाइड्रेंट है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, सी एक एंगल ये भी है। एरिया हैज अंडरग्राउंड केबल्स, सीवरेज सिस्टम एंड कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मर्स है, वरना अक्सर ट्रांसफॉर्मर से आग लग जाती है। 4 अर्दन एंड सैंडस्टोन साइनेजेस भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिस मूवमेंट में ट्रबल नहीं हो, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सारी भाषा में लिखा है। सीटिंग बोलार्ड्स एंड सैंडस्टोन सीट्स है, वो भी इंस्टॉल है। ये जो पॉइंट्स है ना, 7-8 पॉइंट्स, इसको नोटेड डाउन, एंड दीज आर रियली गुड पॉइंट्स जब भी आपको कोई सजेशन देना है अर्बन डेवलपमेंट के। ओके, एंड लुक एट द थीम। जैसे हमको सजेशन देना होता है
तो मल्टी प्रोन्ज्ड देना तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने व्हीकल को एड्रेस किया, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ देखा, यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ का भी ख्याल रखा, फायर हाइड्रेंट का मतलब डिजास्टर का भी रखा, सीवरेज का भी रखा, ट्रांसफार्मर, साइनेज कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें इस आइडिया में सोचना है जब भी हमें सजेशंस वगैरह देना है। वाइड रेंज होनी चाहिए। तो मेंस में सीक्रेट यही है, मेंस में रेंज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। यू शुड बी थिंक लाइक मल्टी प्रोन्ज्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप उसको सोच पा रहे हो। इकोनॉमिक, सोशल, हिस्ट्री, कल्चरल, एवरीथिंग, इवन एथिक्स, इन सब एंगल से हमेशा अप्रोच रखनी चाहिए सॉल्यूशन जब भी बताना है। ओके, सो दिस इज चांदनी चौक। फिर ये ओल्ड गुरुग्राम, अरावली, अरावली इज डाइंग और दिस इज देयर। देन दिल्ली में बहुत बारिश हुई, डे टर्न्स नाइट। और पर ये जो फोटो है ये भुवनेश्वर का है, रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून का भी एक पीडीएफ आई हैव शेयर्ड, गो थ्रू दैट पीडीएफ। उसमें बड़े अच्छे से पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, टेलीग्राम में हैव अ लुक। इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, ये 5-6 फैक्टर्स हैं वो कैसे मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे तिब्बत, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, या फिर एनसो, या फिर इंडियन ओशन डायपोल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एटसेट्रा। हैव अ लुक। डे टर्न्स नाइट, मॉनसून टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम बोट कैप्साइज हुआ है। कैप्साइज का क्या मतलब होता है, ये कर्नाटका की असेंबली है सेट फॉर स्टॉर्मी स्टार्ट। एजुकेशन प्लस में लिखा है ऑफ द बीटन ट्रैक करियर ऑप्शंस। फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो है अ पटेल एट द हेल्म, दिस इज पॉलिटिकल एडिटोरियल। फिर दूसरा है फोर क्लोजर, इसमें भी जो डिसीजन लिया फिफ्थ टेस्ट मैच कैंसिल करने का, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेयर्स आईपीएल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। बिकॉज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग, स्पोर्ट्स में भी ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन, फिर एजुकेशन में भी ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन। एक हद तक ये ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा ओवर्ट और अनरेगुलेटेड होता है तो आपकी जो ड्यूटीज़ है, स्पोर्ट्स का जो कैरेक्टर है वो फिर डिफीट हो जाता है। एक्चुअल जो स्पोर्ट होना चाहिए ना वो नहीं होता, फिर वहाँ पे मनी स्पीक्स। सेम इज विद एजुकेशन। फोर क्लोजर, बीसीसीआई एंड सम सीनियर प्लेयर्स। अब सी ये अगेन वन थ्योरी है, इसको हम कंफर्म भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते, बट वी शुड बी नोइंग कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप डिफीट नहीं होनी चाहिए। ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री ओवर देयर, नॉट सम फ्रेंचाइजी। अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विद नो टेंजिबल रिजल्ट्स, ये भी जो थ्योरी है इसमें भी एक्चुअली क्या मिला। इस 20 साल की जो लड़ाई हुई ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, तालिबान था। अब तालिबान पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज़्यादा उसके पास मनी है, इक्विपमेंट्स है, $85 बिलियन के यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है। तो इस 20 ईयर ऑफ वॉर में क्या अचीव किया, क्या रिजल्ट हुए, ग्लोबल वॉर। पूरे इसमें आप देखो आज जो मिडिल ईस्ट है ना, ये सबसे बुरी जगह है आज की डेट में रहने का। यहाँ पे कंप्लीट केओस हो रहा है, चाहे आप इधर सीरिया से स्टार्ट करो और यहाँ अफगानिस्तान तक, ईरान, इराक, सीरिया, एवरीवेयर देर इज कंप्लीट केओस। सो रिजल्ट क्या मिला, इज नो टेंजिबल रिजल्ट्स का, विद नो टेंजिबल रिजल्ट्स। तो ये ब्रह्मा चेलानी साहब ने लिखा है, काफ़ी अच्छा इनका व्यू होता है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में। द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी में जैसे यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इनके बारे में भी थोड़ा कहा गया कि ये इनकॉम्पिटेंट है, नॉट सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, और जो डिसीजन थे वो वेल थॉट नहीं थे और उसके कारण ये सारे इश्यूज हुए। अब इससे क्या होगा, जो यूएस है ना इसकी क्रेडिबिलिटी जाएगी कि यूएसए अपने अलाइज को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। और इससे क्या होगा कि जैसे ताइवान में क्या होने वाला है, चाइना इसी तरह अगर ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यूक्रेन में क्रीमियन क्राइसिस में रशिया के साथ लॉगर हेड है, तो यूक्रेन क्या डिसीजन लेगा, बिकॉज यूएसए तो रनिंग अवे। सो इससे जियो पॉलिटिक्स में क्या डिसीजंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, ये अब देखने की बात है। इंडिया को इसलिए भी कंसर्न होना चाहिए बिकॉज इंडिया ने भी अभी क्वाड साइन किया। क्वाड में भी काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स है हमारे। देन हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए, लेमोआ, बेका, कॉमकासा। बट यूएस की क्रेडिबिलिटी कितनी है, यूएस का विल पावर कितना है। अगर यूएस इसी तरह विड्रॉ करता रहेगा तो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चर्न आना है। लेट अस सी। बिफोर दैट चांदनी चौक वाले आर्टिकल में एक ये भी देखना है हमें, जैसे इन्होंने कैसे बनाया, ये पूरा डिज़ाइन है उसका, कितने सीसीटीवीज हैं, टॉयलेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्टोन बेंचेस हैं, स्ट्रीट लैम्प्स भी लगा है। ओके, तो हैव अ लुक एट दिस इन्फोग्राफिक एज वेल। ओके, ये जो पीडीएफ है अब मैं आई विल ट्राई कि इवनिंग नाइट तक आई विल ट्राई टू शेयर इट, ओके, बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ओके, एवरीडे बेसिस।
ये तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था कि इसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं आया, बट अब भी हमें ज़रूरत है, एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट। अफगानिस्तान को हमें टेररिज्म का हेवन नहीं बनने देना चाहिए, अदरवाइज ये जो नेबरिंग कंट्रीज है सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो दौर आया था जिसमें क्या था कि कुछ कंट्रीज बैक या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वो डेवलपमेंट करना अपना मैंडेट मानती थी। जैसे हमने वाइट मैन्स बर्डन देखा, मिलिट्री इन्वेजन हो रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, और नेशन बिल्डिंग भी एक टर्म आया था। बराक ओबामा ने अपने मेमोयर में भी बहुत बार वर्ड यूज किया है, नेशन बिल्डिंग, कि वी वांट टू बिल्ड अफगानिस्तान, वी वांट टू बिल्ड इराक। ये जो दौर है ना अब खत्म होगा। इट्स अबाउट एंडिंग एन इरा ऑफ मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस टू रीमेक अदर कंट्रीज। सो दिस इज ऑल्सो वन लेसन। अब समय बताएगा इसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट फॉर नाउ वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये जो आर्टिकल है इसमें बस यही सब बातें हैं। इधर भी ये लिखा है सितंबर 11 एक ब्रीफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, यूएसए को भी इंट्रोस्पेक्शन। सेम विद मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट को भी इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट द क्वार्टर वन जीडीपी नंबर्स से सी, ये आर्टिकल में बताया है जीडीपी का जो अभी डेटा देखा हमने, जीडीपी डेटा अभी बहुत ज़्यादा रिलायबल हम कह नहीं सकते। पेंट अप डिमांड है, अनसर्टेनिटी अभी भी है। अभी एक निप्पा वायरस अलग आ रहा है केरला में, ग्लोबल लेवल पे अभी भी नॉर्मलसी नहीं है। बट द पॉइंट इज, जितना हमने सोचा था कोविड से डैमेज होगा जीडीपी को, उतना हुआ नहीं। नंबर्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान वैसे ही जीडीपी। वेट एंड वॉच पॉलिसी अभी देखना है। इवन आरबीआई भी वेट एंड वॉच ही कर रही है यहाँ। ओके, जीडीपी नंबर जो कल आपने सवाल तैयार किया था, बड़े अच्छे आंसर्स लिखे हैं आपने कि जीडीपी में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये जो है ना, ये बहुत हाई एल्डिंग टॉपिक था, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यू हैव रिटन वेरी वेल, एक्सीलेंट। दिस इज नॉट ड्रॉपिंग दिस वेस, ये एडिटोरियल है, दिस इज रीडर्स एडिटोरियल। ये एडिटोरियल लिख रहे थे एएस पनीर सेल्वन साहब, अब ये रिटायर हो रहे हैं। गिव मतलब लास्ट कॉलम है इनका रीडर्स एडिटर का। तो यही सब बातें इन्होंने लिखा है। दिस इज रीडर्स एडिटर। एक कॉन्शियस कीपर भी होता है वो, लाइक दैट। अ सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी अपसी। एक क्राइसिस दूसरा डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया हर्मिट किंगडम, ये बड़ा आइसोलेटेड रहता है वर्ल्ड इवेंट से, और न्यूक्लियर एम्बिशंस भी है नॉर्थ कोरिया की। और इससे साउथ कोरिया जो रिलेटिवली लिबरल और मॉडर्न है, स्ट्रीमलाइन है, इन दोनों में थ्रेट बना रहता है। लेट अस सी यहाँ पे भी क्या डेवलपमेंट होगा। ऑन अ राइजिंग ट्रेंड, ये चीज़ अच्छी है। एलसीए मार्क टू, पहले एलसीए मार्क वन था, उसकी भी अभी कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुआ है, फुल डिलीवरी नहीं हुआ है सारे ऑर्डर्स का। बट मार्क टू मतलब नेक्स्ट वर्जन जो है उसका भी डिज़ाइन फाइनल हो गया है, फाइनलाइज्ड हो गया है। तो मेटल कटिंग भी, अभी स्टील कटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। डिज़ाइन फ्रीज हो गया है, विच इज़ गुड। तो 2023 तक ये फर्स्ट फ्लाइट लेगा, और साइंटिस्ट प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2027-28 तक इसकी डिलीवरी वगैरह पॉसिबल होगी, 28-29 समथिंग। लेट अस सी, अभी काफ़ी लंबी जर्नी है। इसमें ना इसकी जो डिज़ाइन ऑल दो फ्रीज तो हो गया है, बट इसमें भी चेंजेस होंगे, अपग्रेड्स होंगे। तो राइट नाउ वी शुड नॉट बी ड्वेलिंग इनटू दिस कि क्या इसमें नया है बहुत ज़्यादा। बेसिक्स वी नो कि ये नेक्स्ट जनरेशन का है, ये फिफ्थ जनरेशन हम ट्राई कर रहे हैं। हैवी है, स्टेट ऑफ द आर्ट एज अ रडार है इसमें, अस्त्र मिसाइल्स भी हैं। ऐसे कुछ हम ऑर्डर करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी बहुत दूर है, अभी अभी इसका प्रोडक्शन होने में बहुत टाइम लगेगा। राइट नाउ व्हाट वी शुड बी नोइंग कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये क्या होते हैं, और आज की डेट में हमारे पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। आज की डेट में हमें डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन लाना क्यों ज़रूरी है। जैसे रफेल 36 तो खरीद लिए, बट बहुत ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ी। यही अगर हम खुद इंडिजिनाइज करें, मैन्युफैक्चर करें, तो ये सस्ता पड़ेगा हमें और पैसे भी बचेंगे। तो वी शुड वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस डेवलप करना ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, फोर्थ जनरेशन फाइटर। जैसे मोबाइल में 4G होता है, 5G, ऐसे प्लेन्स में भी 4G 5G होता है। कैपेबिलिटी चेंज होती है, जनरेशन चेंज होती है, जैसे BS4 से BS6 हुआ, लाइक दैट। तो जो फोर्थ जनरेशन फाइटर्स आए उसमें क्या एम्फेसाइज किया, मैन्यूवरेबिलिटी। जैसे ये जो सुखोई 30 है, ये एक्सेलेंट मैन्यूवरेबिलिटी है, फ्लाई बाय एयर। क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग, क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग मतलब वन वन ऑन वन फाइट हो रही है, तो उसमें ये बड़े अच्छे हो गए मशीन्स। देन
टिपिकल फिफ्थ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, तो ये फोर्थ थे। अब जो फिफ्थ हम जो आने वाला है उसमें क्या होगा, स्टेल्थ नंबर वन चीज़ होगी। स्टेल्थ एक्चुअली क्या होता है, प्लेन को आप जितना पहले डिटेक्ट कर लो, आप उस पर मिसाइल फायर कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रडार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेन की, ये सामने दिस रडार होता है। स्टेल्थ विद म्यूनिशन स्टोर्ड इंटरनली, मैनूवरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी जो फिफ्थ जनरेशन होगा। तो मैनूवरेबिलिटी बेटर होगी, सुपर क्रूज की स्पीड होगी, मैक 1 2 3 लाइक दैट, सुपर सोनिक सोनिक क्रूज होगा इसमें। मैनूवरेबिलिटी बेटर इसलिए होगी, जैसे फ्लाई बाय वायर में क्या होता है कि पायलट को ना, पायलट की तो कैपेसिटी है ही, साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस भी मिलने लग जाता है, एरोडायनेमिक्स वगैरह का। तो वो प्लेन की मैनूवरेबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाती है फ्लाई बाय वायर डिज़ाइन में। सुपर क्रूज है, एडवांस्ड एवियोनिक्स है, लो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेप्ट रडार का, रडार में नहीं पकड़े जाएंगे। डेटा फ्यूजन कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, तो सिचुएशन अवेयरनेस होगी, बैटल फील्ड में रियल टाइम पे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मल्टी रोल कैपेबिलिटी होगी कि एक ही प्लेन बहुत सारे काम कर रहा है। C3 कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो पांच छह चीज़ें हैं ना, ये फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो जो मार्क 2 LCA तेजस है, ये भी हम सोच रहे हैं। एक सुखोई भी एक प्लान था रशिया के साथ, बट वो ड्रॉप हो गया है। तो अभी हम बेट कर रहे हैं दिस प्लेन पे। लेट अस सी अभी इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है। इतने अर्ली स्टेज में ना कंट्रीज कभी भी फुल कैपेबिलिटीज भी नहीं बताती, एक रफ प्लान बताती है। लेट अस सी यहाँ पे क्या होगा। वन मोर थिंग, इसका जो इंजन है, पहले जैसे कावेरी इंजन हम बनाने की सोच रहे थे, बट वो ड्रॉप करना पड़ा। अभी भी जो हम इंजन लेंगे, इंजन बेसिकली हम परचेज करने वाले हैं। परचेज हम करेंगे इंजन इसका, तो अगेन इसमें लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन ज़्यादा हो कम हो जाएगा, बिकॉज इंजन भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर किसी से बुला रहे हैं। सो द पॉइंट इज, ऑल्दो वी आर मेकिंग दिस इट ऑन अवर ओन, बट वी हैव टू वर्क ऑन दिस लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन, ये बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे इसमें GE414 इंजन लगेगा, GE414, ओके, जनरल इलेक्ट्रिकल एविएशन USA का। तो इंजन में भी हमें कैपेसिटी टेक्निक डेवलप करना ज़रूरी है। अब जैसे स्टेल्थ देखा ना, स्टेल्थ कैसे वर्क करता है। रडार आया, रडार ऐसे सिग्नल्स भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, वो प्लेन से टकराता है और वापस रिटर्न आता है। रडार उसको पकड़ लेता है, इको को, और आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस प्लेन इज कमिंग टू अवर जोन, और ऐसे डिटेक्ट कर लेगा। अगर हमें रडार को डॉज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, प्लेन का डिज़ाइन ऐसा बनाए कि वो सिग्नल को वापस इधर नहीं आने दे, आसपास इधर स्कैटर करा दे, रिफ्लेक्टेड वेव्स, या वो वेव्स इससे टकरा के रिटर्न नहीं होगी तो रडार उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, और वो इस तरीके से प्लेन रडार को डॉज कर देगा। तो इसी को बोला जाता है स्टेल्थ। स्टेल्थ में जो मटेरियल है, विजिबल पार्ट्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो यूज़ करते हैं ताकि ये जो रडार के सिग्नल्स हैं इसको डॉज कर पाए। ओके, तो लेट अस सी, अभी इट्स टू अर्ली, इस पे हम फिर से दोबारा बात करेंगे। ओके, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं इसकी भी हमें एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि विच प्लेन इज़ व्हाट, कैरियर प्लेन कौन सा होता है, लाइक दैट। तो गो टू दिस विकिपीडिया वेब पेज, इसका मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। लिस्ट ऑफ एक्टिव इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जैसे डसॉल्ट रफेल क्या है, Su-30 क्या है, तेजस, MiG-29, मिराज, जगुआर, MiG-21। फिर ये रडार वाले कौन से प्लेन्स हैं हमारे, फिर रिकॉनासांस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टैंकर मतलब फ्यूल सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। जैसे अभी ये C-31, C-130J, ये बड़ा न्यूज़ में होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जब भी करना होता है हम ये प्लेन भेज देते हैं। फिर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जैसे ये हेलीकॉप्टर क्या है, ये अपाची हेलीकॉप्टर है, अपाची, ये MI-17 है, ये C-130J हरक्यूलिस है, ये नेत्रा है, ये रिकॉनासेंस और रडार इन सब का काम करेगा। ये Su-30 है, तेजस है, ये तेजस है, और ये अभी नया जो रफेल आया है फ्रांस से, है ना। तो इसको एक बार आप देखना, ये सारे नाम एक बार देख लेना आप। रुद्र, चिनूक, चेतक, चीता। फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो नए पायलट्स होते हैं उनको सिखाने के लिए। UAVs भी हैं, इसमें पायलट नहीं होता, दिस इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसमें जैसे नाम है हेरॉन हुआ, लक्ष्य हुआ, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये DRDO का है। फिर जैसे एयरफोर्स की एविएशन है वैसी आर्मी की एविएशन है। तो आर्मी के पास ये सारे हेलीकॉप्टर्स हैं और UAVs हैं। कुछ ही दिन पहले हमने नेवल एविएशन के बारे में पढ़ा था, तो नेवी के पास भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स,
कामोव, बोइंग, ये सारे हैं। तो हमारी जो एयरफोर्स है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरफोर्स, दिस इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड, और वेरी वेल इक्विप्ड है हम टू थ्वाट एनी अटैक जो इंडिया की तरफ आएगा। सो दिस इज द थिंग, बट वी शुड बी नोइंग अबाउट बेसिक्स कि ये प्लेन कौन सा है, तो हम एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाए। बहुत डिटेल में नहीं, बट नाम उनके पता होने चाहिए। ओके, स्पेशली एसएसबी, ये बड़े अच्छे से आज सारा लिस्ट आप देखना विकीपीडिया। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज नेट ग्रिड। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेट ग्रिड टू फाइनली सी द लाइट ऑफ डे। नेट ग्रिड क्या है कि जैसे लॉ एनफोर्समेंट कराना है, पुलिसिंग करना है, तो एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस हो। कंसोलिडेटेड डेटाबेस, अभी की डेट में क्या होता है, सब चीज़ स्कैटर्ड होती है डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास। अगर एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस होगा तो आप तुरंत उस इंफॉर्मेशन को अचीव कर पाओगे, सिक्योरिटी एजेंसीज, और उसके बेसिस पे वो उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो जो नेट ग्रिड है, इट्स ऑल अबाउट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, सिनर्जी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। तो ये ग्रिड है, ग्रिड का काम ही होता है, ग्रिड मतलब दिस इज ग्रिड, और दिस इज अबाउट इंटेलिजेंस ग्रिड। तो नेट ग्रिड 2009 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें काफ़ी बैरियर्स भी आए कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, प्राइवेसी होगा, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, बट अब ये लाइट ऑफ डे मिल रहा है, रियलिटी में बन रहा है। इसमें 21 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जैसे टेलीकॉम फर्म, टैक्स बॉडी, इमिग्रेशन, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देगी, सेंट्रलाइज डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन देगी, और इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी कर पाएगी। जैसे एजेंसीज हैं काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए, ये सारी एजेंसीज हैं 21 इन नंबर। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, एक्साइज, रिसर्च, रॉ भी है, आईबी भी है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डायरेक्ट टैक्स है, कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट, एवरीबडी, एवरीबडी इज हियर। मनी ट्रांसफर, इंटरनेट, टेलीकॉम, बैंक अकाउंट, इमिग्रेशन डेटा, रेलवे, एयरलाइन। सो द आइडिया इज ये सब डेटा सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, ग्रिड बन रहा है। जिस एजेंसी को ये डेटा चाहिए होगा तो वो तुरंत उस पर्सन का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे ले सकती है। सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है यूज ऑफ पुलिसिंग। यूज ऑफ पुलिसिंग, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह होता है, यूज ऑफ पुलिसिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पुलिसिंग। सो ये प्रश्न हमें तैयार करना है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग, क्रिटिकली एनालाइज इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्रिटिकली एनालाइज मतलब यहाँ आपको बहुत डिटेल में बताना है इससे नुकसान भी क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ओवर यूज अगर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका भी एक पीडीएफ है, ये एक बड़ा अच्छा नोट है, रोल एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द पुलिस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि लॉ एनफोर्समेंट में टेक्नोलॉजी से कैसे हेल्प होता है, फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो पाती है, फेयर ट्रायल मिलेगा या नहीं मिलेगा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इश्यूज, चैलेंजेस एंड सजेशंस। इसको भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, and go through this PDF and prepare this question. This is again high yielding. Okay. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज वेबिनार, और ये नेक्स्ट पेज है, NCLT ITAT को नए मेंबर्स मिल रहे हैं, दिस इज गुड। नर्सिंग का सिलेबस में भी रिवैम्प हो रहा है। कोविड-19 के बैकड्रॉप में हमने देखा नर्सिंग स्टाफ हमारे पास वेल इक्विप्ड होना चाहिए, यहाँ पे सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, तो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, मेडिकल एथिक्स और सिमुलेशन ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे ओवरऑल कर रहे हैं। देन कास्टिंग वाइड फ्लड वाटर रिसीड हो रहा है असम में। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में, आज वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने भी यहाँ पे बताया, तो नायडू साहब ने भी यहाँ पे पोएट ऑनर किया है। तो ये जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं, दीज आर, इनका वर्क इंपॉर्टेंट है। Then this is Iran to allow nuclear surveillance. Pope Francis calls for openness after meeting Hungary's Orban. नॉर्वे अब क्लाइमेट चेंज पे फोकस करेगा। डोंट एडवाइज पेरेंट्स ऑन मनी, एंड ये क्वालिफायर है, बैटल ऑफ टीन्स टू बी क्राउंड क्वीन, एक्सीलेंट। और जोकोविक भी कल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो विच इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन न्यूज, नया चैंपियन है यूएस ओपन का। India acknowledges, finally, India acknowledges Taliban hold positions of power and authority. This is US Open. ये इंडियन एक्सप्रेस में, अब देखिए ये जो है ना, रेड फोर्ट से लेके ये पूरा जो है, दिस इज चांदनी चौक रिवैम्प, दिस इज चांदनी चौक रिवैम्प। दूसरा रिवैम्प हो रहा है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प, तो ये चांदनी चौक 2.0 है।
देन आत्मनिर्भर का चैलेंज है, पाम ऑयल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीवेयर सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है। आईआईटी प्लस द आइडियाज पेज स्टोन्स ऑफ साबरमती, गांधी जी की टीचिंग हम लेटर एंड स्पिरिट में अडॉप्ट करें। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क पंजाब रिपीटेड न्यूज़ है, टेस्ट टाइम्स विवेकानंद जी एडवोकेटेड सेक्युलरिज्म रिलीजन फॉर कॉमन गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट न्यूज, कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड वैक्सीनेशन ड्राइव, dive into fishery helps Bihar village net gains, the threat still persist। ये है सारागढ़ी की बैटल। ये जो सारागढ़ी की बैटल है ये कहाँ पे हुई थी, दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो तब का था अफगानिस्तान के तरफ। तो ये जो सारागढ़ी था ना, ये कम्युनिकेशन टावर था फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में। कम्युनिकेशन मतलब बीच में एक चौकी बना दी जो इधर से इधर मशाल या मेंबर्स ऐसे करके मैसेजेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो यूजुअली यहाँ पे 40 सोल्जर्स इसको गार्ड करते थे। जब इस पे यहाँ पे जो अफगान के जो ट्राइबल्स थे, इन ट्राइबल्स ने यहाँ पे अटैक किया, दे वर पिटेड अगेंस्ट दीज मैनी ट्राइबल्स। और 40 सोल्जर्स भी उस दिन नहीं थे, उस दिन 21 सोल्जर्स बस इसको गार्ड कर रहे थे। ये सरेंडर कर सकते थे बट इन्होंने बैटल किया, दे फॉट ब्रेवली। तो ये जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है ये एक वैलर, सैक्रिफाइस, ड्यूटी, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस बारे में बात किया है। इसका 124th एनिवर्सरी अभी है बैटल ऑफ सारागढ़ी का। क्रिस्पार टेक्नोलॉजी यूज है ग्रोथ मॉस्किटो का स्टॉप करने के लिए। बांग्लादेश में स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, गुड, बट द पॉइंट इज यह भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। क्वांडरी एट यूनाइटेड नेशन पपेट बन के रह गया है। हु स्पीक्स फॉर म्यांमार एंड अफगानिस्तान, म्यांमार अफगानिस्तान, साइलेंस यहाँ पे बना हुआ है यूएन। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज चीज़ें ऐसी डेवलप होती है। अगर आप देखो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वाली सिचुएशन 1930s का वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी जो बनी थी ऑर्गेनाइजेशन वुड्सरो विल्सन और इनके इनिशिएटिव से साइलेंट हो गया था। जर्मनी के रॉन्ग डूइंग्स पे वर्ल्ड कुछ नहीं कर रहा था। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चल रहा था वहाँ पे, अपीजमेंट एंड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। आप हिस्ट्री उठा के देखो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ट्रुथ को ट्रुथ, रॉन्ग को रॉन्ग बोलना जरूरी होता है यूनाइटेड नेशंस। देन दिस इज बिग टेक रिकास्ट वियरेबल्स प्राइवेसी कंसर्न्स। अब ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। ये जो वियरेबल्स हैं लाइक एप्पल का वॉच हो गया, शाओमी का भी एक दिस ट्रैक मॉनिटर वगैरह आ रहा है, ये आपका हर बॉडी डेटा, बॉडी वाइटल स्टैट्स को कलेक्ट कर रहा है और ये अगेन प्राइवेसी के अगेंस्ट है वियरेबल्स। तो यहाँ रेगुलेशन लॉज होना जरूरी है। दिस इज कंटेनर क्रंच है, ये कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो सी के थ्रू होता है वो भी इम्पैक्ट करेगा। कंटेनर क्रंच, एक चिप का क्रंच हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग का। जीडीपी एक्सपैंड होनी चाहिए एप्पल, और दिस एप्पल प्ले स्टोर में अभी इश्यूज चल रहे हैं। तो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं दिस रिवर रिजीम देखते हैं। रिवर का पूरा जर्नी ट्रेस करते हैं। रिवर यूजुअली हाई पोटेंशियल एनर्जी से आती है, ऐसे रिवर आती है, ये रिवर सिस्टम है। तो इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ रिवर। जैसे यमुनोत्री था यमुना का, ये रिवर ऐसे करके आती है, फिर वो प्लेन में आती है। जैसे गंगा हरिद्वार में प्लेन पे आती है, दिस इज प्लेन पे आती है, फिर ऐसे होती है, तो ये मिडिल एज होती है और फिर फाइनली उसकी ओल्ड एज आती है। यहाँ बहुत बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलेगी तो रिवर का वाटर बढ़ेगा। ट्रिब्यूटरी कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस, जैसे प्रयाग, फिर रिवर, फिर ये लेवी क्या होता है, मेड बनी होती है ताकि पानी का कोर्स बना रहे। ये जो सौरो ऑफ बिहार बंगाल रिवर है, ये अक्सर अपनी लेवी तोड़ के बाहर चली जाती है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। मिएंडर क्या होता है, दिस इज मिएंडर, ऐसे ऐसे सिनुअस पाथ है, दिस इज मिएंडर। ऑक्सबो लेक क्या होती है, मिएंडर में अगर ये पार्ट कट हो गया, मेन स्ट्रीम से अलग हो गया, तो ये जो लेक बची इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये चैनल है और फिर ये माउथ मतलब ओशन में पहुंच गई है। यहाँ जो सिल्ट है उसके डिपॉजिट से बनता है डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा। एश्चुरी बनती है जैसे नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे, अरेबियन सी यहाँ पे बनाती है। यहाँ सेडिमेंट्स कम है तो वहाँ एश्चुरी बनती है। सो दिस इज रिवर, सोर्स से ऐसे आ रहा है। अब अलग अलग फेज में ना अलग अलग इसके फीचर्स होते हैं। इसका क्विज में आई शेयर्ड वन फोटोग्राफ, हैव अ लुक कि यूथ में कौन सा है, मैच्योर में कौन सा है और ओल्ड में कौन सा है। जैसे इंटरलॉकिंग स्पर पे हमने सवाल किया था।
तो ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं रिवर के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में। हम क्विकली ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स देखते हैं, ये जो भी कीवर्ड्स हैं रिवर से रिलेटेड उनको एक बार जल्दी से देखते हैं। बैंक, बैंक क्या होता है? दीज आर द साइड्स ऑफ अ रिवर दैट द वाटर नॉर्मली फ्लोज थ्रू। ये है बैंक, किनारा जो है दिस इज बैंक, इसके अंदर रिवर ऐसे चैनल में बह रही है, दिस इज बैंक, बैंक्स। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? पानी, खारा। सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर का मिक्सचर इज ब्रैकिश। चैनल क्या होता है? ये पाथ होता है जिसपे रिवर बह रही है, पाथ दैट अ रिवर टेक्स ओवर लैंड, दिस इज चैनल, रिवर चैनल, टोपोग्राफी। करंट क्या होता है? मूवमेंट और फ्लो ऑफ वाटर को करंट बोलते हैं, करंट वाटर का जो ऐसे फ्लो हो रहा है। डेल्टा क्या होता है? लार्ज सिल्टी डिपॉजिट्स हुए हैं माउथ ऑफ रिवर पे, ओशन के पास, यूजुअली ये ट्रायंगुलर होते हैं तो इनको डेल्टा बोलते हैं, जैसे सुंदरबन। डिपोजिशन क्या होता है? मटेरियल जब रिवर में फ्लो ज़्यादा होता है तो वो रेत, मिट्टी, गाद को बहाती है, फ्लो कम होता है तो वो डिपॉजिट होने लग जाता है जो मिट्टी, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्लो कम हो गया है तो डिपॉजिट जो होता है वो सेटल होने लग जाता है, मिट्टी सेटल होती है और ऐसे डिपोजिशन हो जाता है। जो शुरू से रिवर लेके आई, शुरू में क्या करती है? इरोजन करती है, बाद में जाती है तो वो डिपोजिशन करती है, डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है? जब मटेरियल जो आसपास पानी बह रहा है वो अपने फ्लो से उस मटेरियल को खींच के अपने साथ ले जाएगा तो उसको इरोजन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू अनदर। मिट्टी एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह ले जाना इज इरोजन। एस्चुरी क्या होता है? नर्मदा, वो पार्ट है रिवर का जहां वो ओशन से मिलेगी, फ्रेश और सॉल्ट वाटर यहाँ पे मिक्स हो रहा है। फ्लड प्लेन क्या है? जैसे जहाँ पे फ्लड्स आता है, फ्लड्स तो कुछ ही सीजन आता है, फिर पानी विड्रॉ कर लेता है तो वो जो प्लेन बनता है ना वो फ्लड प्लेन बनता है, खादर बांगर ऐसी मिट्टी बनती है। मिएंडर ऐसे सिनुअस कर्व को बोलते हैं। माउथ वो होता है जहाँ पे ओशन से मिलती है। ऑक्सबो लेक मतलब ये जो मिएंडरिंग हो रही थी ये पार्ट कट हो गया तो यहाँ का पानी इधर ही भरा रह जाएगा तो दिस इज ऑक्सबो लेक। प्लंज पूल क्या होता है? वाटरफॉल में ऐसे यहाँ पे प्लंज पूल बनता है। रैपिड क्या बनता है? अगर तेजी से पानी बह रहा है, अनइवन रॉक्स है, फ्लोज क्विकली तो ऐसे स्वर्ल बनेगा वहां पे, दैट इज कॉल्ड रैपिड। जैसे हरिद्वार वगैरह में जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग करते हैं रैपिड में। रिजर्वॉयर जो है वो मैनमेड स्ट्रक्चर है, ह्यूमन यूज पानी स्टोर किया है। रिवर बॉडी वाटर की है जो फ्लो करेगी फ्रॉम ऑल वाटर एक चैनल के थ्रू ओशन में। रिवर बेड बॉटम होता है। सेडिमेंट मतलब गाद, सॉइल एंड रॉक। सोर्स मतलब जहां से रिवर आई है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पानी लेके जा रही है। अलोंग द फ्लो है तो डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो है तो अप स्ट्रीम। ट्रिब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूट दे रही है, मेन रिवर को दूसरी दूसरी रिवर्स लाके पानी चढ़ावा दे रही है, ट्रिब्यूटरी। वाटरफॉल वो होता है जहाँ पे ऊपर हार्ड है फिर ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट का इरोजन ज्यादा होगा तो ऐसे करके हाइट पे वाटरफॉल बनता है। इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? आंसर, हाईएस्ट मतलब टॉलेस्ट, टॉलेस्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल। ओके, सो दिस इज ग्लॉसरी। अब ये क्विकली सी सेट देखते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? जैसे पहले 18 था, 18 5 90, 90 5 450, 450 5 2250, फिर 5 11 250, तो दिस इज द आंसर। इसमें 6 इंटू 1 6, फिर 2 12, 12 इंटू 3 36, फिर 36 इंटू 4, फिर दिस इंटू 5, फिर दिस इंटू 6, तो 4320। यहाँ देखिए पहले 9 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 7 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 5 कम किया, फिर 4 ऐड किया तो 996 इज द आंसर। What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room this much long and this much broad? एरिया निकालिए और बताइए मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी उसमें आ सकती है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इतना है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा इस रेट पे? आंसर, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुज बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13, तो इसका एरिया कितना होगा? यही अगर राइट एंगल ट्राइंगल रिवॉल्व होने लग जाए अपने इस साइड पे तो वो बन जाता है कोन। सो दिस इज दिस। ओके, सो दिस इज सी सेट। ये रिवर की ग्लॉसरी याद रखना है। याद रखना है टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग, LCA Mark 2 इज इंपॉर्टेंट। ड्रॉपिंग द वेस्ट, दिस इज चांदनी चौक, और ये है यमुना। प्रिपेयर दिस, वैल्यूज एंड एथिक्स। ओके, so this is 13th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.